कर्मा बुक जो कि इंग्लिश में लिखी हुई है, उसके चैप्टर 5 को हम समझने की कोशिश करेंगे। चैप्टर 4 तक हम पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि चैप्टर 5 में उन्होंने क्या लिखा है। टाइटल है इसका, कैसे पता करें कि किसी को क्या करना चाहिए। यानी हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में बताया है इन्होंने। प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न करते हैं? आप कहते हैं कि मुक्ति का अर्थ है आसपास की चीज़ों से अलग हो जाना। यानी मुक्ति का मतलब है कि आसपास की चीज़ों से आप अलग हट जाइए। जो करना है उसे करते रहना, परिणामों को महत्व दिए बिना। आप परिणाम यानी कि जो रिजल्ट आने वाला है उसको महत्व दिए बिना जो आपको करना है उसे करते जाइए, आप ये बताते हैं। लेकिन आमतौर पर जब हमें करियर चुनना होता है तो हमें यह पता लगाने की सलाह दी जाती है कि हमारा जुनून क्या है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन है ये, तो वो पूछ रहे हैं कि जब हमें करियर चुनने की सलाह दी जाती है तो हमें बताया जाता है कि आप वो चुनिए जिसमें आपका जुनून है, पैशन है। कहा जाता है कि सबसे अच्छा काम जुनून पर आधारित होता है। बता रहे हैं कि सबसे अच्छा काम जुनून पर आधारित बताया जाता है कि जिसमें आपका जुनून है, जिसमें आपका पैशन है, उस काम को आप चुनोगे तो आप बेहतर कर पाओगे। इन दोनों के बीच में विरोधाभास है। मैं नहीं देखता कि कैसे चीजों से जुनून और अलगाव एक साथ हो सकते हैं। बिना किसी जुनून या लगाव के मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अपने जीवन में क्या करना चाहिए। जब तक मुझे जुनून नहीं होगा, जब तक मुझे लगाव नहीं होगा किसी चीज़ से, जब तक मैं उसके रिजल्ट के बारे में नहीं सोचूंगा, तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये क्यों नहीं करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। क्या जवाब देते हैं आचार्य प्रशांत? कोई काम कैसे चुनता है, यानी कोई भी व्यक्ति काम कैसे चुनता है। मोटे तौर पर 3 तरीके होते हैं। पहला यह, जब आप बाहरी दबाव में हैं या बाहरी परिस्थितियों के प्रवाह में हैं, साथियों या परिस्थितियों या बाजार की ताकतों के दबाव में काम चुनते हैं। इसमें अक्सर घटना शामिल होती है। यानी बता रहे हैं कि पहला तरीका तो यह है कि जब आप बाहरी दबाव या बाहरी परिस्थिति या साथियों के दबाव या परिस्थितियां या बाजार का जो दबाव होता है उससे चुनते हैं। उदाहरण के लिए, किसी को कैंपस प्लेसमेंट प्रक्रिया में किसी विशेष उद्योग में स्थान मिल गया, किसी को नौकरी मिल ही जाती है और उसका करियर उसी दिशा में आगे बढ़ने लगता है। शीघ्र ही वह जीवन की सामान्य दिशा बन जाती है। जब आपका कैंपस प्लेसमेंट या कोई भी नौकरी लग जाती है तो आप उसमें जब काम करना शुरू कर देते हैं तो उसी दिशा में आपका जीवन भी बढ़ने लग जाता है। तो आपको लगता है कि यह जीवन की सामान्य दिशा बन गई है। दूसरा तरीका है जुनून का। कोई कहता है कि उसका काम उसके पैशन पर आधारित है। यह पिछली स्थिति की तुलना में मामूली रूप से बेहतर स्थिति है। जब आपने पिछली बार परिस्थिति को देख के, लोगों के आसपास के जो बाजार की मांग थी उसको देखते हुए अपना करियर चुना था, उससे थोड़ा सा अलग है, थोड़ी सी बेहतर स्थिति कह सकते हैं इसको, क्योंकि जिसे हम किसी विशेष कार्य के प्रति अपने आंतरिक आग्रह या जुनून के रूप में कहते हैं, इसको हम आंतरिक जुनून कह रहे हैं, आंतरिक आग्रह कह रहे हैं, इसलिए थोड़ा बेहतर हो सकता है। वह कुछ बहुत ही वातानुकूलित है, ये कह सकते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत ही हमारे आसपास के जो एटमॉस्फेयर है उससे प्रभावित होगा। भारत में पैदा होना और आइस हॉकी के प्रति जुनूनी होना मुश्किल है ना। यानी आप इंडिया में पैदा हुए हो और आप आइस हॉकी के जुनूनी हो, ऐसा नहीं हो सकता है। आपके बहुत कम बच्चे होंगे जो कहते होंगे कि वे रग्बी या आइस हॉकी को अपना करियर बनाना चाहते हैं, जबकि इतने सारे बच्चे क्रिकेट के बहुत दीवाने हैं। तो हम जानते हैं कि जुनून कहाँ से आता है। ये भी बात है कि हम जानते हैं कि जुनून कहाँ से आता है, क्योंकि जुनूनी अगर तुम हो तो उसी चीज़ के जुनूनी होंगे जो आपके आसपास हो रही होगी। यह आंतरिक नहीं है, जुनून भी आसपास से ही आता है। यह एक प्रकार की गहरी आंतरिक कंडीशनिंग है। लेकिन जुनून भ्रामक रूप से खतरनाक है, क्योंकि यह खुद को कुछ आंतरिक के रूप में प्रस्तुत करता है। यह होता आंतरिक नहीं है, लेकिन यह आंतरिक होने का दावा करता है, यह अपने आप को प्रस्तुत करता है। इतना ही नहीं, बल्कि यह खुद को दिल की किसी चीज के रूप में सजाता है। साथ ही कहता है, मेरा दिल धड़कता है क्रिकेट के लिए।
यानी अब वो आंतरिक बन गया है, आपको लग रहा है कि ये आंतरिक बन गया है, जबकि आप उस हिसाब से सोच रहे थे जो आपके आसपास हो रहा था। आपको उससे पूछना चाहिए, आपका दिल आइस हॉकी के लिए क्यों नहीं धड़कता? सिर्फ इसलिए कि आपके पास आइस हॉकी के लिए अनुकूल परिस्थितियां नहीं हैं। आपको आइस हॉकी के लिए अनुकूल नहीं बनाया गया है। आप क्रिकेट के प्रति अभ्यस्त हैं, क्योंकि टीवी पर क्रिकेट था, पत्रिकाओं में क्रिकेट था, रेडियो पर, आपके घर के सामने पार्क में, या आपके बड़े भाई ने आपके हाथ में क्रिकेट का बल्ला थमा दिया था। सिर्फ 3 साल के थे तुम, पुराना वाला। तुम यह सब देख रहे थे और वे तुम पर प्रभाव डाल रहे थे। नतीजा यह है कि आपको पता भी नहीं चला कि आपने कब इन सभी चीजों को आत्मसात कर लिया। और तुम कहने लगे हो, अच्छा मेरा दिल क्रिकेट के लिए धड़कता है। क्या आप ब्राजील या रूस में पैदा हुए थे? क्या आपका दिल अब भी क्रिकेट के लिए धड़कता है? तो जुनून उतना ही बाहरी चीज है जितना कि साथियों का दबाव। कोई अपना काम या आजीविका बाजार की ताकतों या साथियों के दबाव या पारिवारिक दबाव से चुनता है, और फिर कोई होता है जो कहता है मैं अपनी आजीविका के लिए अपने जुनून को चुन रहा हूं। ये दोनों शायद ही अलग हैं। यानी कोई तो आजीविका बाजार की ताकतों और साथियों के दबाव से चुन रहा था, और कोई कह रहा था कि मैं जुनून से चुन रहा हूं। लेकिन वो मुझे नहीं लगता कि दोनों अलग अलग हैं, क्योंकि दोनों शायद ही अलग हैं। भले ही एक दूसरे से बेहतर लग रहा हो, अंतर मामूली ही है। इन दो स्थितियों की तुलना में एक अलग तीसरी संभावना भी है, एक निर्णय, एक क्रिया जो समझ के केंद्र से आती है। यानी इन दोनों के अलावा एक और है, तीसरी, वो है निर्णय, जो समझ के केंद्र से आती है। यह तीसरी संभावना हमारे ध्यान देने योग्य है। आपको एहसास होता है कि क्या मूल्यवान है। आप महसूस करते हैं कि जीवन सकारात्मक क्या है, और आप इसे गायब पाते हैं, शून्य पाते हैं। आप पाते हैं कि कुछ ऐसा है जिसे बढ़ावा देने की जरूरत है, कुछ ऐसा करने की जरूरत है, और फिर आप इसे करते हैं। इसलिए नहीं कि आप इसे करना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि आपको यह करना चाहिए। आप ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि यह काफी आकर्षक या लाभकारी चीज है। आप इसे इसलिए करते हैं क्योंकि इसे करने की जरूरत है। कोई विकल्प नहीं है। यह एक पुकार है, यह एक पवित्र कर्तव्य है। आप इससे बच नहीं सकते, और तभी आपके द्वारा चुना गया कार्य वास्तव में उपयुक्त होता है। ये 2 शब्द हैं जिनके बारे में आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, चाहते हैं और चाहिए। मैं यह काम करना चाहता हूं बना मुझे यह काम करना चाहिए। ये आयामी रूप से भिन्न कथन है। सभी चाहते हैं कि जो हमारे आसपास हो रहा है, ये सब हम करना चाहते हैं, जो भी हमें आकर्षक लगता है। मस्टनेस एक पूरी तरह से अलग चीज है। यह किया जाना चाहिए, इसके सामने मुझे क्या लगता है, मैं क्या सोचता हूं, मेरे आदर्श क्या हैं, मेरे हालात क्या हैं, मेरी सिचुएशंस क्या हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह सब कुछ की परवाह किए बिना किया जाना चाहिए। जो इस अनिवार्यता में रहकर जीना शुरू करता है, वह जीवन के शिखर पर रहने लगता है। यह पूरी तरह से अस्तित्व का एक अलग क्षेत्र है, एक ऐसा बिंदु जहां आपने अभी अभी चुपचाप हासिल किया है। सभी आध्यात्मिक सामान, टुकड़ी आपने हासिल किया, त्याग आपने हासिल किया, साक्षी हां तुम वहां हो, वैराग्य हां तुम वहां हो, प्रतिबद्धता, दृढ़ निश्चय, आत्मसमर्पण हां, वे सभी आपके लिए उपलब्ध हो जाते हैं। सभी तथाकथित आध्यात्मिक उपहार, वे आपके पास बस एक झुंड में आते हैं, जैसे वे सभी अनिवार्यता की छाया हैं। जहां अनिवार्यता है वहां आध्यात्मिक परोपकार का वातावरण है। इस अनिवार्यता को शास्त्रीय रूप में धर्म कहा जाता है। वह नहीं करना जो आप करना चाहते हैं,
वह करना जो आपको करना चाहिए। और यही एकमात्र चीज है जो जीवन में सभी बदलाव लाती है। क्या आप कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप इसे करने की इच्छा रखते हैं, या आप कुछ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको इसे करना ही चाहिए? और स्मरण रहे, यह अनिवार्यता कोई कर्तव्य या बाह्य वस्तु नहीं है। दबाव या नैतिक जिम्मेदारी, यह अनिवार्यता उन जगह नहीं आती। यह कहने के बारे में नहीं है कि आपको अपने पड़ोसी की मदद करनी चाहिए या आपको लोगों के प्रति दयालु होना चाहिए। नहीं, उस तरह की अनिवार्यता नहीं है। हम यह नैतिक विज्ञान की बात नहीं कर रहे हैं। यह एक बहुत ही अलग अनिवार्यता है। यह एहसास से आता है। हमने कहा कि यह समझ के मूल से आगे बढ़ता है। वास्तव में समझने के बाद कुछ चीजें अब पूरी तरह से अपरिहार्य हो जाती हैं। एक बार जब आप जान जाते हैं कि आप असहाय हैं, तो आपको वही करना चाहिए जो आपको करना चाहिए। आपको रील को वापस स्क्रॉल करने की इच्छा भी हो सकती है और यह कहते हैं कि ठीक है, मैं बिल्कुल नहीं जानता, और क्योंकि मैं नहीं जानता, मैं अनिवार्यता के दायित्व से मुक्त हूं। लेकिन आप जानते हैं, और आप जो जानते हैं उसे आप नहीं जान सकते। यही समझने की बात है। अगर तुम सच में समझते हो तो तुम रोल नहीं कर सकते हो। एक बार जब आप वास्तव में समझ जाते हैं तो आप समझ के स्वामी नहीं होते, समझ आपकी हो जाती है। और एक बार जब आप समझ के मालिक हो जाते हैं तो जाहिर तौर पर आपकी अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं का कोई मूल्य नहीं रह जाता। अब मूल्य स्वामी का है। दोबारा प्रश्नकर्ता प्रश्न पूछते हैं, मैं इस कॉलिंग को कैसे जान सकता हूं? मैं इसे कब पहचान पाऊंगा? यानी वो पूछ रहे हैं कि ये कॉलिंग जो आप बता रहे हैं, ये कॉलिंग कैसे मैं जान पाऊंगा कि ये कॉलिंग आ रही है? तो एपी क्या जवाब देते हैं कि आपको खुद को और दुनिया को देखना होगा। अगर सब कुछ सही है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। दीवार पर दाग है और किचन में आग लगी है, दोनों का ध्यान रखने की जरूरत है। और हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों का ध्यान रखने की जरूरत है, तो मैं कैसे तय करूं कि कौन सा पहले आता है? दीवार पर दाग और किचन में आग, सब कुछ जल रहा है। क्या आपको मुझसे यह पूछने की जरूरत है कि कौन अधिक महत्व रखता है? प्रश्नकर्ता पूछते हैं, अगर दोनों कमरों में आग लग जाए तो क्या होगा? तो ईपी जवाब देते हैं कि फिर आप यह पता लगाते हैं कि किस कमरे में बच्चा है, या आप यह पता लगाते हैं कि आप किस कमरे में फंसे हुए हैं, या आप यह पता लगाते हैं कि किस कमरे में अधिक लोग हैं, या आप यह पता लगाते हैं कि किस कमरे में गैस सिलेंडर है। अवलोकन से यही तात्पर्य है, दुनिया को देखें और खुद को देखें और आपको पता चल जाएगा कि क्या करना है। और फिर जो चुने जाने योग्य है उसे चुनने का अधिकार छोड़ दें। एक बार जब आप जान लेते हैं कि सही क्या है, तो अधिकार को न चुनने के अपने अधिकार का समर्पण कर दें। यदि आप उस खतरनाक अधिकार को धारण करना जारी रखते हैं तो अनिवार्य रूप से किसी बिंदु पर आप उस अधिकार का उपयोग करेंगे और अधिकार का चयन नहीं करेंगे। यानी जब आप जान लेते हैं कि क्या करने योग्य है, क्या करना चाहिए, किस चीज की अधिक आवश्यकता है, तो आप फिर उसके बारे में ज्यादा सोचना छोड़ दें और एक्शन पर ध्यान दें। समर्पण का यही अर्थ है। अनिवार्यता में अनिवार्य रूप से समर्पण शामिल है। प्रश्नकर्ता फिर प्रश्न पूछते हैं, और क्या मैं इसे करना चुनूंगा भले ही मैं इसे पूरा कर सकूं या नहीं? एपी कहते हैं हाँ। फिर प्रश्न, क्योंकि यह किया जाना है? एपी कहते हैं हाँ, यह करना होगा। और मेरे पास एक बहुत स्पष्ट विचार हो सकता है, मैं सफल नहीं होऊंगा, लेकिन इसे करने की जरूरत है। यह किया जाना चाहिए। मेरे पास इसे करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, और स्पष्ट रूप से परिणाम की परवाह किए बिना। और ऐसा नहीं है कि मैं आंख मूंदकर इसे करने की जल्दबाजी करूंगा। मेरे पास अब मेरे संसाधन हैं
मुझे पता है कि क्या करने की जरूरत है। मैं अपने संसाधनों को यथासंभव बुद्धिमानी से मार्शल करूंगा। ऐसा नहीं कि मैं कत्लेआम के लिए आंख बंद करके पेश आऊंगा। ऐसा नहीं कि मैं बूचड़ खाने में जाऊंगा। मेरे पास बुद्धि है, मेरे पास स्मृति है, मेरे पास क्षमता है। मैं विश्लेषण कर सकता हूं, मैं सोच सकता हूं, मैं योजना बना सकता हूं। सभी ये मेरे लिए उपलब्ध उपहार हैं। यह मेरा गोला बारूद है और मैं इस सब का उपयोग उस दिशा में करूंगा जो किया जाना चाहिए। फिर प्रश्नकर्ता पूछते हैं, ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें किया जाना चाहिए। आग इस कमरे में या पड़ोसी के घर में या अमेजन के जंगल में हो सकती है। इसके कई स्तर हैं। हम किस हद तक कहें कि कुछ किया जाना चाहिए और हम किस हद तक कहें कि इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एपी क्या जवाब देते हैं, स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखें और आप जानते हैं कि आपका काम इसके बारे में कुछ करना है और यह कि कुछ केवल सांकेतिक योगदान नहीं है, यह कुछ बहुत ही सार्थक होना चाहिए जिसका प्रभावी आप इसे बना सकते हैं। इन सभी चीजों पर ध्यान दें और देखें कि आपको कैसे शुरुआत करनी चाहिए। आप जानते हैं, जब आप पूछ रहे हैं कि बहुत सी चीजें हैं और ऐसा क्या है जिसे करने की आवश्यकता है, मैं आपको उस समय की याद दिला देता हूं कि जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। वह लगभग 2 दशकों से भी अधिक समय से दक्षिण अफ्रीका में एक नागरिक आंदोलन के केंद्र थे। बीच बीच में वे कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेने के लिए और अन्य चीजों के लिए भारत आते रहे, लेकिन उन यात्राओं में उतनी गहराई नहीं थी। इसलिए आखिरकार जब उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को अच्छे के लिए छोड़ दिया और पिछली शताब्दी के दूसरे दशक के मध्य में भारत में उतरे, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा, कम से कम 1 साल के लिए आपके लिए कोई सार्वजनिक जीवन नहीं है यहाँ पे। हाँ, आप दक्षिण अफ्रीका में एक उत्कृष्ट नेता रहे हैं और आपकी जीत हुई है और आप लोगों को अपने पीछे लामबंद करने और उन्हें रैली करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन कम से कम 1 साल के लिए भारत में आपके लिए कोई सार्वजनिक जीवन नहीं है। बताना चाह रहे हैं कि गांधी जी जब दक्षिण अफ्रीका से लौटे वहां से सफल आंदोलन करके, तो गोपाल कृष्ण गोखले ने उनसे कहा कि आपको 1 साल तक कुछ भी नहीं करना है, आपको 1 साल तक अपने देश को जानना है। निरीक्षण करें, देखें, यात्रा करें, जानें। सबसे पहले इस देश को पढ़ें, क्योंकि बहुत सी जगहों पर बस बहुत सी चीजें हैं। आप आंख बंद करके किसी भी चीज में जल्दबाजी नहीं कर सकते। साथ ही गांधी, आप अधिक समय तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, यानी आपके पास समय भी ज्यादा नहीं है। आपको निरीक्षण भी करना है, समझना भी है और फिर आपको एक्शन भी लेना है। आप पहले से ही अपने 40वें वर्ष में हैं और आप कुछ करने के लिए अच्छी तरह से सुसज्जित हैं। जिस तरह का अनुभव भंडार जो आपके पास है उसे बेकार नहीं जाने दिया जा सकता। इसे राष्ट्र की सेवा में लगाया जाना चाहिए, लेकिन इसे तुरंत नहीं किया जा सकता। इसलिए 1 साल के लिए किसी तरह का विश्राम लें। गांधी जी ने गोखले की शिक्षाओं पर विचार किया और उनकी सलाह का पालन किया। वह बस स्टडी करते रहे। उन्होंने महसूस किया कि इस विशाल भूमि में वर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक, तिब्बत से लेकर लंका तक बहुत सी चीजें हो रही हैं। उन्होंने चीजों को संभालना शुरू किया और फिर चंपारण आंदोलन हुआ। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जानबूझकर चंपारण में रहना चुना था, वह भी एक तरह की दुर्घटना थी, एक्सीडेंटल था। लेकिन जब आप तैयार होते हैं तो आपके साथ बहुत सी गंभीर दुर्घटनाएं होती हैं। गलती से भी आपके पास सही चीजें हो सकती हैं, लेकिन केवल तभी जब आप तैयार हों। इसलिए गांधी जी जानते थे कि कुछ करने की जरूरत है, लेकिन वह अभी तक नहीं जानते थे कि वास्तव में वह क्या है। जैसे आप पूछते हैं हर जगह कितनी चीजें हो रही हैं, यह एक बहुत विशाल देश है, यह एक उपमहाद्वीप है, मैं अपना हाथ किस में लगाऊं। इसलिए पहले वो पढ़ रहे थे, वह लोगों से मिल रहे थे, वह बड़े पैमाने पर यात्रा कर रहे थे, वह भारतीय परिदृश्य का अध्ययन कर रहे थे और फिर हुआ एक्सीडेंट। बिहार के एक जिले में एक गांव था छोटा सा। एक व्यक्ति वहां से उनके पास आया और उन्हें बताया कि वहां पर कैसा और क्या हो रहा है।
हमें चाहिए कि आप आएं और हमारा समर्थन करें, हमारे अधिकारों की रक्षा करें। ब्रिटिश मालिक हमसे जबरन हमारी 15% भूमि पर अफीम उगाने के लिए कह रहे हैं और यह शोषक है। अगर आप पूरी बात को लेकर गंभीर हैं तो आप क्या करेंगे? आप वही करेंगे जो उन्होंने किया। आप स्टडी करोगे, आप मिलोगे, आप यात्रा करोगे, निरीक्षण करोगे, हर समय सतर्क रहोगे। आप एक अवसर खोजना चाहेंगे और आज कहीं अधिक आसान है। यह सूचना का युग है। आज यात्रा करना भी कहीं अधिक आसान है। उस समय चंपारण पहुंचने के लिए आपको एक हाथी की पीठ पर यात्रा करनी पड़ती थी। इस तरह गांधी जी पहुंचे। आज यह चीजें बहुत उपलब्ध है। आप चाहें तो अमेजन के लिए भी उड़ान भर सकते हैं और आपको उड़ने की भी जरूरत नहीं है। आपको सारी जानकारी उपलब्ध है जहां आप हैं, वीडियो से। तो आपकी ईमानदारी का आकलन सभी करते हैं। आप यह नहीं कह सकते कि आप जलवायु परिवर्तन से बहुत चिंतित हैं और जो कुछ हो रहा है उसका वैज्ञानिक आधार नहीं जानते हैं। आप किसी न किसी गतिविधि में जल्दबाजी नहीं कर सकते। आप वैज्ञानिक बुनियादी बातों का अध्ययन किए बिना सोशल मीडिया योद्धा या तख्ती के सिपाही नहीं बन सकते। क्या आप पहले विज्ञान का अध्ययन नहीं करना चाहते? क्या आप यह नहीं जानना चाहते हैं कि यदि आप इस आपदा से लड़ना चाहते हैं तो किस प्रकार के कार्य सबसे उपयुक्त है? और यदि आप यह नहीं जानते कि इससे लड़ने के लिए कौन सी कार्रवाई सबसे उपयुक्त है तो आप कोई कार्रवाई कैसे कर सकते हैं? समझने की कोशिश करते हैं कि वो बता रहे हैं कि अगर आप जलवायु परिवर्तन को आप वैश्विक मुद्दा मानते हैं, उसे लड़ने की जरूरत है, तो सबसे पहले आपको उसको जानने की जरूरत है। जब तक आप उसे जानोगे नहीं कि क्या है, कैसे है और कैसे करना है, तो आप उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं कर सकते। मैं आपसे पूछ रहा हूं, वृक्षारोपण के खिलाफ बिना किसी पूर्वाग्रह के आप कैसे जानेंगे कि पेड़ लगाना इस खतरे का मुकाबला करने का सबसे अच्छा तरीका है? क्या आपके पास नंबर है कि कितने पेड़ लगाने हैं? नंबरों के बिना आप केवल मामूली सेवा की पेशकश कर सकते हैं। और ऐसी मामूली सेवा की पेशकश क्यों करना चाहते हैं? क्या आपको सबसे पहले अध्ययन नहीं करना चाहिए? उदाहरण के लिए संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट। और भी कई संगठन हैं जो जलवायु पर नजर रख रहे हैं। क्या आपको उन रिपोर्टों को पढ़ने और उस जानने की जरूरत नहीं है? उसके लिए आपको समय नहीं निकालना चाहिए कि वास्तव में पूरा मामला क्या है? या क्या आप सिर्फ एक अच्छा काम करने वाला बनना चाहते हैं? एक आत्म भ्रामक फील गुडर? इन सभी चीजों को करना अक्सर फैशनेबल होता है। यह मदद नहीं करता है। अध्ययन और फिर पूरी प्रतिबद्धता और दृढ़ संकल्प के साथ कार्य करें। यदि आपकी क्रिया समझ पर आधारित है तो आपकी क्रिया जोरदार और अपरिवर्तनीय हो जाती है। लेकिन अगर यह किसी तुच्छ बिंदु से आ रही है तो ऐसी कार्रवाई को कोई गति नहीं मिलती। इसकी लंबी उम्र नहीं होती क्योंकि इसमें ईमानदारी नहीं होती है। तो हमने सीखा कि अगर हमको कोई भी काम करना है, कोई भी एक्शन लेना है तो किस तरह से लेना है, पहले उसके बारे में जानना है। और पैशन और जो काम करना है उसके बारे में क्या चीज़ हमको चुननी है, किस चीज़ की आवश्यकता है, किस चीज़ की ज़रूरत है, पहले उसकी नीड पता करो कि ज़रूरत क्या है, वो क्यों करना चाहिए। तब एक बार उसे पता कर लो कि ये करना चाहिए, फिर उसमें लग जाओ पूरे। फिर ज़्यादा सोच विचार मत करो। फिर देखो हमारे पास क्या क्या साधन है, हम क्या कर सकते हैं। जानकारी इकट्ठा करिए, उसके बाद आगे काम करिए। अगले वीडियो में जानेंगे चैप्टर 6 के बारे में। धन्यवाद।